students. Myself Vishit Chadwani. I am a chartered accountant, assistant professor in government college. अभी इन दिनों में हमारी स्कूल लेक्चरर कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए सीरीज चल रही है जिसमें हम टोटल 100 वीडियोस कवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये आपके आरपीएससी में या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में स्कूल लेक्चरर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। साथ ही साथ जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हुए स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज कंपलसरी, ऑप्शनल, कंपलसरी और ऑप्शनल, नन ऑफ दीज। पूछता है कि ट्रायल बैलेंस बनाना क्या ज़रूरी है या आपकी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर ट्रायल बैलेंस बनाना ऑप्शनल है। अक्सर होता क्या है कि हम इतनी बार बोलते हैं कि पहले जनरल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर फाइनल अकाउंट बनता है। तो कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट ये अकाउंटिंग साइकिल याद करता है तो उसको लगने लग जाता है कि ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी है। लेकिन मैं सर आपको बता दूं कि आप ट्रायल बैलेंस बनाए बगैर भी लेजर से सीधे के सीधे फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। लेजर से आप सीधे फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस की जो समरी होती है आप बनाएं तो अच्छी बात है, अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आप चेक करें तो अच्छी बात है, ना चेक करना चाहें ना करें। ये आपके डबल एंट्री सिस्टम का अनिवार्य अंग नहीं होता है, तो इसे बनाना भी अनिवार्य या कंपलसरी नहीं होता। इसे बनाना प्योर ऑप्शनल है। तो बी इसका आंसर रहने वाला है सर। अगला क्वेश्चन कहता है मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए में लिखा है अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, सेकेंड लिखा है मशीन परचेज बट परचेज अकाउंट डेबिटेड, सस्पेंस अकाउंट, थर्ड लिखा है इफेक्ट ऑन 2 और मोर अकाउंट्स, और सामने लिखा है टेम्पररी अकाउंट, डबल साइडेड एरर अकाउंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, अर्थमेटिकल एरर। ठीक है, कैसे मिलाएंगे सर? देखिए, अगर आपने परचेज बुक की जोड़ गलत लगाई है, परचेज बुक की जोड़ आपने कम लगा दी है, तो ये आपकी हिसाब की गलती है, हिसाब की अशुद्धि है, कमीशन एरर है, तो ये या अर्थमेटिकल एरर है। तो फर्स्ट जो है वो डी से मैच होगा। अगर कमीशन एरर होता तो मैं वो लिखता। मशीन को परचेज किया लेकिन हमने गलती से परचेज को डीआर कर दिया, तो इसका मतलब है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि गुड्स क्या होता है और असेट्स क्या होता है, यानी हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स कमज़ोर हैं, तो ये प्रिंसिपल एरर होता है। तो जब आप एक असेट को और गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो ये आपका प्रिंसिपल एरर है, सैद्धांतिक अशुद्धि है। सस्पेंस अकाउंट आप जानते हैं प्योर टेम्पररी अकाउंट है, जो हाल फिलहाल मिलाने के लिए कि भाई ट्रायल बैलेंस अगर मिसमैच हो रहा है तो उसे बराबर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ऐसे एरर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स डिस्टर्ब होते हैं तो वो डबल साइडेड एरर होते हैं। तो अगर अपन मिलाएं तो देखिए, अपन ने फर्स्ट को मिलाया डी से, तो फर्स्ट डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और सेकंड में अपन ने सेकंड को मिलाया है प्रिंसिपल एरर से, सेकंड में सी है, तो ये दोनों अभी भी रेस में है। थर्ड के साथ ए है और थर्ड के साथ ए है, तो इसका आंसर ये रहने वाला है सर, सी इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन परमिट। अगर कंप्लीट ओमिशन हो गया, आप कोई चीज़ पूरी तरह से भूल गए, पूरी तरह से भूलना मतलब आपने सेल करी और आप सेल चढ़ाना भूल गए, परचेज किया परचेज चढ़ाना भूल गए, तो ये किसको अलाउ करता है? तलपट का सही योग बैठ जाएगा, करेक्ट टोटलिंग को अलाउ करता है। तो आपकी करेक्ट टोटल नहीं बैठेगी। सपोज आपने परचेज किया मोहन से, लेकिन आपने इस एंट्री को चढ़ाया ही नहीं, तो परचेज अकाउंट भी आपके पास नहीं है, मोहन अकाउंट भी नहीं है, तो आपका ट्रायल बैलेंस, एक आप सी और ए में फ़र्क समझ लीजिए। सी में लिखा है ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएगा और ए में लिखा है ट्रायल बैलेंस का टोटल सही होगा। देखिए, अगर आप ये एंट्री पूरी की पूरी छोड़ देंगे, पूरी इस एंट्री को छोड़ देंगे, तो आपका ट्रायल बैलेंस अग्री तो हो जाएगा, बैठ तो जाएगा, लेकिन उसका टोटल सही नहीं होगा, तो ए गलत है। मैं फिर कहता हूँ, ट्रायल बैलेंस का टोटल अग्री हो जाएगा, मैच हो जाएगा, लेकिन वो टोटल सही से मैच नहीं होगा, ठीक है, गलत मैच हो जाएगा एक तरह से। और इसी तरह से आपका बैलेंस शीट का टोटल भी गलत होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा लेकिन बैलेंस शीट का टोटल भी गलत होगा। तो इसने कहा
कि अगर हम कंप्लीटली ओमिशन कर भी दें, पूरी तरह से हमसे गलती हो भी जाए तो क्या हो जाएगा? तो आपका ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएगा लेकिन ए और बी नहीं होगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे इसमें ऑल ऑफ द अबव लगा देते हैं कई बार कि नहीं, टोटल भी सही बैठ जाएगा, ट्रायल बैलेंस का, बैलेंस शीट का टोटल भी सही बैठ जाएगा, लेकिन पहले दोनों गलत हैं। आपका सी जरूर सही है। इसके बाद एक चौथा क्वेश्चन कहता है कि ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट ऑफ 1000 स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू। मान लीजिए कि आपने कहीं से पुराना फर्नीचर खरीदा 19,000 का, और चूंकि वो यूजेबल नहीं था तो आपने उसके ऊपर 1000 का रिपेयर भी इमीडिएटली खर्च किया। तो हमें पता है कि ये जो 1000 रुपये है वो आपका फर्नीचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फर्नीचर खाता सही आंसर है, ए इसका आंसर होगा। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि कोई असेट्स को जब तक हम यूज करना शुरू करते हैं, यूज करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले उस पर जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, उसे यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो उस असेट में ही डीआर किए जाते हैं। टेक्निकली इसको कहते हैं कि उस खर्चे को तब तक अपन कैपिटलाइज करते हैं जब तक असेट्स को यूज करना स्टार्ट ना कर दें। तो वैसे रिपेयर, एक बार फर्नीचर को अपन यूज करना शुरू कर दें के बाद अगर रिपेयर लगेगा तो वो तो रिपेयर में जाएगा, लेकिन यहाँ हमने पुराना फर्नीचर खरीदा और उसे यूज़ करने से पहले ही उसकी रिपेयरिंग पे पैसा खर्च किया, तो ये पैसा आपका फर्नीचर अकाउंट में जाएगा। ए इसका आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है सस्पेंस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एनी ऑफ दीज। तो सर अपने को पता है कि सस्पेंस अकाउंट प्योर टेम्परेरी अकाउंट होता है, पूरी तरह अस्थायी खाता होता है। जब हम ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं कर पा रहे, सारे एफर्ट्स के बाद भी ट्रायल बैलेंस टोटल नहीं हो पा रहा मैच, तो फाइनल अकाउंट्स में देरी ना हो इसलिए अपन ये टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं। हमें नहीं पता होता कि ये किस अकाउंट के बदले खोला जा रहा है। तो ट्रायल सस्पेंस अकाउंट इनमें से कुछ भी हो सकता है सर, एनी ऑफ द अबव इसका आंसर होता है, और कई बार नन ऑफ दीज भी इसका आंसर होता है। तो एनी ऑफ दीज और नन ऑफ दीज दोनों के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है सर। चलिए, wages paid to worker making additions to machine amounting 5000 were debited to the wages account। मशीनरी में वृद्धि करने वाले कर्मचारी को भुगतान की गई मजदूरी को मजदूरी खाते में डीआर कर दिया गया। त्रुटि के इस प्रकार को पहचानें। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटिंग एरर, नो एरर, एरर ऑफ कमीशन। देखिए आप बात समझिए कि आपने क्या किया, आपने वेजेस पे की। ये वेजेस आपने अपने एक वर्कर को, अपने एक कर्मचारी को आपने पे की। उसने क्या किया था, उसने मशीन में एडिशन किया था। वेल, आपने पैसा दिया है, ये बात सच है, तो आपका कैश गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये पैसा आपने किस लिए दिया, ये पैसा आपने मशीनरी के लिए दिया। मशीनरी पे जो लगता है पैसा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बट आपने इसे गलती से ऑर्डिनरी वेजेस मान लिया, यानी आपने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो ये जो गलती होती है, जहां हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ जाते हैं या वाइसा वर्सा, दैट इज उल्टा समझ जाते हैं, ये प्रिंसिपल एरर होते हैं। इसका आंसर ए रहेगा। ये सैद्धांतिक अशुद्धि है। हमें पूंजीगत खर्चों में और आयगत खर्चों में क्लियर कट पहचान होनी चाहिए और उनको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो ये एरर जो इससे हुआ है ये प्रिंसिपल एरर है। अगला क्वेश्चन, Rupee 10,000 received from Apurva is credited in the account of Prachi. It is an error of, well, यहाँ पे आपने गलत अकाउंट लिया है। आपको पैसे जो है वो क्रेडिट करने चाहिए थे अपूर्वा के अकाउंट में, क्योंकि हमें पैसे अपूर्वा से मिले थे, लेकिन हमने गलत अकाउंट चुन लिया। तो अब आप याद रखिए कि जब हम गलत अकाउंट लेते हैं या जब हम गलत अमाउंट लेते हैं, यानी हम अमाउंट की गलती करते हैं, या हम गलत साइड में चले जाते हैं, दैट इज डी आर की जगह सी आर में या सी आर की जगह डी आर में चले जाते हैं, साइड गलत कर बैठते हैं, या हम गलत बैलेंस कर बैठते हैं, या हम गलत कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये सारी अशुद्धियाँ हिसाब की अशुद्धियाँ होती हैं। आई रिपीट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग, ये सब आपके कमीशन एरर या हिसाब की अशुद्धियाँ कहलाते हैं। कि इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन? रॉन्ग बैलेंसिंग, पहले क्वेश्चन में आपने मशीन के अंदर रॉन्ग बैलेंसिंग की है तो ये कमीशन एरर है। क्रेडिट सेल टू पवन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हमने पवन को सेल किया था तो हमें पवन को डीआर करना चाहिए था, पर डीआर करने के बजाय हमने सीआर किया, ये भी कमीशन एरर है क्योंकि इसमें साइड गलत हो गया है। पहले के अंदर आपका बैलेंस गलत हुआ है और दूसरे के अंदर आपका साइड मिस्टेक हुआ है। थर्ड में हमने कैश सेल को रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये आपका ओमिशन एरर है, ये आप भूल गए। तो ये जो टाइप ऑफ एरर है वो है ओमिशन एरर, जहां आप सेल करी लेकिन ट्रांजैक्शन को चढ़ाना भूल गए। ओवरकास्टिंग ऑफ सेल बुक का टोटल गलत लगा दिया, अगर आप टोटलिंग में गलती करते हैं तो ये भी आपका कमीशन एरर है। तो इसका आंसर सी होगा सर। आपकी जो नकद बिक्री पुस्तकों में दर्ज होने से रह गई, ये इसका जो टाइप ऑफ एरर आएगा वो टाइप ऑफ एरर ओमिशन आएगा, ना कि कमीशन। ठीक है सर। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एक्यूरेसी इज टेस्टेड बाय ट्रायल बैलेंस? जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आप किस तरह की एक्यूरेसी को अश्योर करते हैं? थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, अर्थमेटिकल, ऑल ऑफ द अबव। अर्थमेटिकल, अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है तो ये बताता है कि आप अर्थमेटिकली ओके हैं, आप मैथमेटिकली ओके हैं। बाकी ये 100% कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ट्रायल बैलेंस का बैठ जाना 100% शुद्धता का प्रमाण नहीं है, ये केवल गणितीय शुद्धता का प्रमाण है। ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल फॉर ₹3,600 बट वाज रिकॉर्डेड इन गोपाल्स अकाउंट एज 6,300 इन द रेक्टिफाइंग एंट्री गोपाल्स अकाउंट विल बी। वेल, आपने गुड्स परचेज किया तो आपकी ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए परचेज टू गोपाल, और ये एंट्री होनी चाहिए आपकी 3,600 से। तो आपको गोपाल को 3,600 से क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन गलती से आपने उसको अकाउंट में 6,300 क्रेडिट कर दिया, यानी गोपाल को आपने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। तो बाद में आप गोपाल को डीआर करेंगे, बाद में जब रेक्टिफिकेशन होगा तब हम गोपाल को जितना ज़्यादा क्रेडिट किया था उतने से उसे डीआर कर देंगे 2700 से, और नीचे सस्पेंस आ जाएगा। तो गोपाल टू सस्पेंस इसका आंसर होगा। पहले हमने उसे जितना एक्सेस क्रेडिट किया बाद में उतना ही उसे डेबिट करेंगे। अगर बाय द वे टाइप ऑफ एरर पूछता तो ये टाइप ऑफ एरर भी कमीशन एरर है, हिसाब की शुद्धि है, और बाद में इस तरह की रेक्टिफाइंग एंट्री करके हम उसे सही करेंगे। अब गोपाल डीआर हो रहा है तो इस तरह से इसका आंसर पिक किया जाएगा, 2700 रुपये के साथ गोपाल के खाते को डीआर किया जाएगा। डी विल बी द आंसर। तो सर यूट्यूब पे जो आप वीडियोस देख रहे हैं वो करीबन 100 टोटली आपको अवेलेबल होंगे, पूरे फ्रीली अवेलेबल होंगे। लेकिन आप भी ये समझ रहे हैं कि ये केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं लेकिन सब कुछ तो इसमें से नहीं आएगा। सिलेबस तो आप जानते हैं बहुत वास्ट है। तो मैंने एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है और वो हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे अवेलेबल है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। उसमें हमने करीबन 300 एमसीक्यू वीडियोस बनाए हैं, जैसे 100 अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, इसके अलावा भी 200 एमसीक्यू वीडियोस और हैं, ताकि आपको क्वेश्चन लगाने की और अप्रोच ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो। इसके अलावा 3 थ्योरी वीडियोस हैं। देखिए सर, आप यूँ समझिए कि आपका मोटा मोटा सिलेबस जो है उससे अगर अपन छोटे छोटे 100 टॉपिक्स में डिवाइड करें, 100 चैप्टर्स में डिवाइड करें, तो एटलीस्ट एक चैप्टर को समझाने के लिए 4 या 5 क्लासेस की ज़रूरत होती है। उसमें नोट्स, डिफरेंसेस सारे आ जाते हैं। तो वो करीबन हमने 500 वीडियोस में कवर किए हैं, करीबन आधे घंटे की लेंथ के होते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन, आप देखिए आप टीचर बन गए तो प्रैक्टिकली तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे ही कराने हैं, तो वो हमने 200 वीडियो शूट किए हैं जिसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। अगेन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें नियम और सब कुछ आपके सामने आएगा। आपका 30 मार्क्स का एजुकेशन साइकोलॉजी भी है, उसके भी 50 वीडियोस हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया तो लग जाए। मैं नहीं कहता 50 वीडियो से पूरा साइकोलॉजी हो जाएगा, बट आपको एक रफ अप्रोच तो आ जाएगा कि कैसे एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ा जाता है। इसके अलावा मेन जो मैं मानता हूँ फीचर है कि हम डेली 40 मिनट का, पौन घंटे का लाइव क्लास लेंगे और 15 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे जो गूगल फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो आप भर सकते हैं, या आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आ रहा है।
और अगर आप 15 फरवरी के बाद भी अगर ज्वाइन करते हैं, जब भी ज्वाइन करते हैं, तो ये सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। जो डेली क्लास होगा, क्लास के बाद वो रिकॉर्ड हो जाएगा और अपने वो ऐप पे चला जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो वीडियो पार्ट है वो है, और मैं कुछ और फीचर्स आपको बता देता हूँ। आप 1 महीने तक के ट्रायल क्लासेस फ्रीली ले सकते हैं, क्योंकि एक बार के लिए ट्रस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप इतना सब कंटेंट देंगे क्या, और आप इतना ही अच्छा लगातार पढ़ाते रहेंगे क्या। तो बिल्कुल सर, आप 1 महीने का फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ताकि आपको कंसिस्टेंसी लेवल पता लग जाए। मैं डुअल लैंग्वेज यूज़ करूँगा, जैसे हिंदी अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग करूँगा, जो कि आसान से होंगे, तो आप आराम से चीज़ों को बेटर वे में समझ पाएंगे। दोनों ही भाषाएं आनी चाहिए, मैं मानता हूँ। क्लासेस डेली लाइव होंगी, बता ही दिया, रिकॉर्डिंग दी जाएंगी। ठीक है। एक आपके लिए इंस्टॉलमेंट फीस फैसिलिटी भी है। कोर्स का रेट वैसे तो बहुत ही नॉमिनल रखा है, आप उसे देख सकते हैं ऐप पे जाके। फिर भी उसके बावजूद भी मैंने उसे बहुत छोटे-छोटे 300-400 रुपए के इंस्टॉलमेंट में ब्रेकअप भी किया है। तो इन केस कि अगर आपको लगे कि सर हमने ले लिया और हमें बाद में अच्छा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, आप एक 300-400 रुपए खर्च कीजिए। उसमें आप देखिए कि आपको क्या कंटेंट मिल रहा है और आपके लिए वो कितना यूज़फुल है। अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए, और नहीं लगे तो 300-400 रुपए का घाटा खा लीजिएगा। ठीक है? इतना कोई बड़ा घाटा नहीं है। अगर एक अपन एक समथिंग 50,000 प्लस रुपए मंथली की जॉब के लिए जा रहे हों, और एक 4-5 हज़ार का कोर्स है, तो वो अपन बहुत आराम से कर सकते हैं, और वो भी अपने को इंस्टॉलमेंट में देने हैं। तो इससे तो खैर आई डोंट थिंक कि कुछ सस्ता होगा, या अगर सस्ता होगा तो इतना कंटेंट मैं नहीं मानता होगा। और डाउट क्लियरेंस के लिए अपन एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। जैसे जैसे स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे, तो अपन एक टेलीग्राम ग्रुप डेडिकेटेडली इसीलिए बनाएंगे, जिसमें स्टूडेंट अपने डाउट्स पुटअप करेंगे, और मैं या बाकी अदर स्टूडेंट होंगे वो उनको सॉल्व करेंगे। तो तरह का रहेगा सर। इसके अलावा 10,000 MCQs आपको PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे, और लास्ट में जब एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट आने वाले होंगे, या 3 महीने करीबन बचे होंगे, तो 50 सैम्पल पेपर्स अपलोड किए जाएंगे, जिनको आप लगा के आप अपनी तैयारी देख सकेंगे। तो ये सब आपको उस कोर्स में मिलेगा, तो देख सकते हैं। थैंक यू। आगे अभी क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको करेंगे। 11वां, इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट डैश डैश देन टू डैश डैश। इट इज़ ईजी, ये आसान है पकड़ पाना, किसको? एरर को पकड़ पाना आसान है, एज कंपेयर टू फ्रॉड्स। तो इसमें पहले आएगा एरर और पीछे आएगा फ्रॉड। कथन ये है कि फ्रॉड के कंपैरिजन में, कपट के कंपैरिजन में त्रुटि को पकड़ना आसान है। क्योंकि होता क्या है सर, कि फ्रॉड जो होता है, जो करने वाला होता है, वो इंटेंशनल करता है, जानबूझ के करता है। ठीक है? चूंकि वो जानबूझ के फ्रॉड करता है, तो बहुत ज़्यादा सावधानियां रखता है, तो उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता। एरर सर आपसे अनजाने में हो जाती है। आप लिख रहे थे, लिखते लिखते गलती हो गई, आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था, बट मिस्टेक हो सकती है। क्लैरिकल लेवल पे, क्लर्क स्तर पे जहाँ बहुत काम होता है, वहाँ मिस्टेक हो जाती है, तो उसे पकड़ना थोड़ा सा आसान होता है। मैं फिर से इस स्टेटमेंट को दोहराता हूँ, क्योंकि इसका हिंदी कन्फ्यूजिंग था, तो मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा। बट आपको ये याद रखना है, हिंदी लाइन कैसे होगी? कपट की तुलना में अशुद्धि को पकड़ना आसान है, या दूसरी तरह से, अशुद्धि की तुलना में कपट को पकड़ना मुश्किल है। चलिए, ओके। अगला कहता है, एरर्स आर, एरर्स क्या होते हैं? अनडिटेक्टेड मिस्टेक्स, इंटेंशनल मिस्टेक्स, फ्रॉड्स, या अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। एरर्स होते हैं अनइंटेंशनल मिस्टेक, बे इरादा अशुद्धियाँ, बे इरादा गलती, दैट इज हमारा कोई इरादा नहीं था, अनजाने में हमसे गलती हो गई। ठीक है? समथिंग लाइक कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देर मैं करता नहीं, देर हो जाती है। तो जस्ट वही कि अनइंटेंशनली, अनजाने में आपसे गलती हो गई। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट? इनमें से कौन सी गलती को सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई किया जाएगा? फर्स्ट है, परचेज रिटर्न टू विशाल नॉट रिकॉर्डेड। आपने 1000 का रिटर्न किया और आप उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो बाद में जब आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो परचेज रिटर्न हो जाएगा CR, और विशाल हो जाएगा DR। कहने का मतलब है, पहली एंट्री में आपको सस्पेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड में आपने विशाल को रिटर्न किया और आपने इसे सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया। ठीक है? तो आपको
एंट्री तो करनी थी मान लो परचेज रिटर्न बुक में, और आप इस एंट्री को कर बैठे लाइक सेल रिटर्न बुक में, तो बाद में जब इसका रेक्टिफिकेशन होगा तो समथिंग ऐसा होगा, विशाल टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न। तो ये एंट्री के रेक्टिफिकेशन में भी आपको सस्पेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड में है परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट। इसका मतलब ये है कि जब हम परचेज रिटर्न बुक का टोटल लगा रहे थे तो हमने ये टोटल कम लगा दिया, तो हमने यानी परचेज रिटर्न को जो सीआर किया वो कम सीआर किया, तो बाद में हम परचेज रिटर्न को सीआर करेंगे और ऊपर सस्पेंस यूज होगा। ठीक है, जब भी अपन किसी बुक में कोई सा भी बुक हो अगर उसका अपन टोटल गलत लगाते हैं तो उसका टोटल उस रिस्पेक्टिव अकाउंट को ही डिस्टर्ब करता है, दूसरे किसी अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करता। तो थर्ड आंसर है सर, थर्ड आंसर में आपको सस्पेंस की ज़रूरत पड़ेगी, टी इसका आंसर होगा। बाय द वे चौथे में ये लिखा था कि हमने विशाल को 1000 रुपये का रिटर्न किया और हमने उसे 100 रुपये से रिकॉर्ड किया। 100 की रिकॉर्डिंग तो हो गई, 900 रुपये की रिकॉर्डिंग और होगी, तो जो चौथे की रिकॉर्डिंग होगी वो आपकी इस तरह से होगी। ठीक है, एक तरह से इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन उसने सॉल्व करवा दिया आपसे। तो पहले, दूसरे और चौथे में तो सस्पेंस नहीं आ रहा, थर्ड वाले में जरूर सस्पेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सी अशुद्धि ट्रायल बैलेंस दिखा देगा। सेलिंग एक्सपेंसेस हैव डेबिटेड टू सेल अकाउंट। वेल, आपको मान लीजिए सेल एक्सपेंसेस को डीआर करना था लेकिन उसकी जगह आपने गलती से सेल्स को डीआर कर दिया, तो ये अशुद्धि ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, ये गलती ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्रेडिट सेल, क्योंकि आपने अकाउंट तो गलत चुना लेकिन साइड वही चुनी ना, इसलिए नहीं पकड़ पाएगा। इसके अलावा 2500 रुपये का क्रेडिट सेल किया और वो हमने डेटर के अकाउंट में 250 रुपये से पोस्ट कर दिया, तो बिल्कुल सर इससे आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि आपके सेल अकाउंट में तो गए 2500 और डेटर खाते में गए 250 रुपये, तो ये डेफिनेटली गलती जो है वो ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद 5000 का चेक था जो हमें राम से मिला और हमने श्याम के अंदर एंटर कर दिया, तो हमने राम अकाउंट की जगह श्याम अकाउंट बना दिया, तो ये गलती सस्पेंस अकाउंट, ये गलती लाइक ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और हमने लास्ट पॉइंट में 3500 का परचेज किया और हम उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए, पूरी तरह से चढ़ाना ही भूल गए, तो ये गलती भी ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इस क्वेश्चन को करने का एक प्रैक्टिकल तरीका ये भी है कि आप इन चारों एरर का रेक्टिफिकेशन एंट्री लगाओ और जिस एंट्री में सस्पेंस आता है वही डिफरेंस ऐसा हो, वही लाइक पॉइंट ऐसा होगा जो ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो मतलब यूं समझिए कि अगर हमसे कोई अशुद्धि हो जाती है और बाद में उसे सही करते समय सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है उस अशुद्धि ने आपके ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब किया था, ट्रायल बैलेंस ने उस गलती को पकड़ लिया था। होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ओके, इसके बाद है कि एक मशीन है जो 10,000 में परचेज की जाती है और हमने उसे परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, तो ड्यू टू दिस एरर ट्रायल बैलेंस विल शो अ डिफरेंस। नहीं, ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हुआ ये कि बेसिकली आपने मशीन को परचेज किया तो आपको मशीन को डीआर करना चाहिए था। अब मशीन को डीआर करने के बजाय आपने उसे परचेज में डीआर कर दिया, तो अगेन ये आपका प्रिंसिपल एरर है, जहां मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर था और उससे आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया। इसका जब रेक्टिफिकेशन होगा तो रेक्टिफिकेशन एंट्री लाइक इस तरह से होगी, मशीन टू परचेज। और मैं कहना ही चाहता हूँ कि जैसे ए पॉइंट में कहता है तलपट जो है 10,000 का अंतर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। बी ऑप्शन कहता है तलपट कोई डिफरेंस नहीं दिखाएगा, बिल्कुल सही बात है। थर्ड और फोर्थ भी गलत है, जहां अमाउंट दे रखे हैं कि ट्रायल बैलेंस इतने इतने अमाउंट का डिफरेंस दिखाएगा, नहीं। ये जब गलती होगी तो ट्रायल बैलेंस आपका बिल्कुल ओके सा, बिल्कुल बराबर सा मैच हो जाएगा, उसका आंसर बी रहने वाला है। 16वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। इनमें से कौन सी कमीशन एरर यानी हिसाब वाली अशुद्धि नहीं है। 560 रुपये का सेल किया और बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये वाला जो एरर है ये है टाइप ऑफ ओमिशन एरर, कि आप भूल गए, पूरी तरह से भूल गए। तो वैसे तो यही आंसर हो गया, फिर भी और देखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव भी होता है।
रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड वाज पोस्टेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब आपने मकान मालिक को किराया दिया तो आपको ड्राइंग को डीआर करना चाहिए था। ड्राइंग को डीआर करने की जगह आपने उस लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक को डीआर कर दिया। अब दो जमात हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एरर है ये प्रिंसिपल एरर है, क्योंकि हमने जो डोमेस्टिक एक्सपेंसेस है, जो घरेलू खर्चा है, उसको बिजनेस एक्सपेंसेस समझ लिया, तो ये प्रिंसिपल एरर है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, हमने लाइक ड्राइंग अकाउंट की जगह लैंडलॉर्ड अकाउंट को यूज़ किया, तो रॉन्ग अकाउंट है, तो ये आपका कमीशन वाला एरर है, यानी खाते में गलती हुई है तो ये कमीशन वाला एरर है। थर्ड कहता है हमने 840 रुपये का परचेज किया और उसे सेल अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो परचेज की जगह सेल अकाउंट, यानी आपने गलत खाते को चुना, तो ये भी आपकी कमीशन एरर है, हिसाब की अशुद्धि है। और चौथे में कहता है कि श्याम नाम के क्रेडिटर को क्रेडिट करने के बजाय हमने दूसरा क्रेडिटर है सोहम, उसको क्रेडिट कर दिया, तो इसमें भी हमने गलत अकाउंट को चुना है, तो ये भी कमीशन एरर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि कौन सा एरर कमीशन एरर नहीं है, तो पहला एरर तो साफ ही दिखाई देता है। सेकंड में फिर भी हो सकता है कि प्रिंसिपल हो एरर माना जाए या कमीशन एरर माना जाए, यानी सेकंड आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपको दिया कि आप समझिए कि कभी कभी दो ऑप्शन दिखते हैं, एक सही होता है और एक ज़्यादा सही होता है। बी ऑप्शन सही हो सकता है, पर ए ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो वो तो आपका एरर ऑफ ओमिशन ही है, वो तो गलती प्योर दिखती है कि ये कमीशन एरर नहीं है। तो आप ऐसे आंसर को चुनिए कि अगर कभी मौका पड़े कि सही और ज़्यादा सही में से चुनना है तो आप ज़्यादा सही का चुनाव कीजिए। 17वां क्वेश्चन है सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस विल बी एंटर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। मैं सर आपको बिल्कुल कहूँगा जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए आप स्क्रीन पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद लगाइए एंड देन फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए। आपके हाथों हाथ 15-20 क्वेश्चन विद इन आधा घंटे में तैयार हो जाएंगे। कि वैसे वीडियो हो सकता है 30-32 मिनट्स की हो, तो हो सकता है आपको 50 मिनट लग जाए, लेकिन वो ज़्यादा बेटर रहेगा खाली सुनने से। है ये कहता है कि अगर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट है तो हम तो कोशिश करते हैं कि भाई सारा रेक्टिफिकेशन हो जाए, सस्पेंस पूरा खत्म हो जाए, पर अगर है तो क्या आप उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ले जाओगे, ट्रेडिंग में, P&L में या बैलेंस शीट में? तो इसका आंसर है बैलेंस शीट में। इसमें आपको याद रखना है कि अगर सस्पेंस अकाउंट DR साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो फिर आप उसे टेम्परेरी असेट साइड में ले जाएंगे जब तक आपको वो मिल नहीं जाता या सही नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। और अगर सस्पेंस अकाउंट CR नेचर दिखा रहा है तो आप उसे लायबिलिटी साइड पे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये इसका आंसर रहेगा बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन कहता है a purchase return of ₹100 to Ram if entered in the sale book would affect। अगर बेसिकली परचेज रिटर्न हुआ था, दैट इज हमारा गुड्स गया था और पर वो परचेज रिटर्न का फॉर्म था, तो हमें राम को DR करना चाहिए और परचेज रिटर्न को CR करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमने इसे सेल समझ लिया। वेल, अगर हमने इसे सेल समझ लिया तो एक तरह से अपन ने उसे सेल्स में क्रेडिट कर दिया और राम में DR कर दिया। अब आप यहाँ गौर कीजिए कि हमने बुक तो गलत सेलेक्ट करी है, पर राम ओके है, राम DR होना चाहिए था, राम DR हो गया था, यानी राम को क्लीन चिट मिल गई। तो इसने क्वेश्चन बोला कि कौन सा खाता प्रभावित होगा? क्या राम का खाता प्रभावित होगा? नहीं। क्या परचेज रिटर्न प्रभावित होगा? हाँ। थर्ड था कि परचेज रिटर्न और सेल दोनों डिस्टर्ब हुए। डेफिनेटली दोनों डिस्टर्ब हुए, क्योंकि परचेज रिटर्न CR होने से रह गया और सेल खाता बेवजह CR हो गया। तो इसका आंसर C सही है, ये दोनों के दोनों खाते डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? इसमें से कौन सा प्रिंसिपल एरर नहीं है, सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है? मशीन की खरीद को क्रय खाते में DR किया गया, तो सर ये प्रिंसिपल एरर है। अगर आप असेट और गुड्स का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो ये प्रिंसिपल एरर है। इसी तरह से पुराना फर्नीचर बेचा और सेल खाते को CR कर दिया, तो ये भी प्रिंसिपल एरर है, क्योंकि फर्नीचर असेट होता है और उसे आप गुड्स समझ रहे हो, तो इसमें भी आप प्रिंसिपल एरर कर रहे हो, यानी आपके सिद्धांत पक्के नहीं है, क्लियर नहीं है। थर्ड है कि आपने मशीन को DR किया। कहता है C पॉइंट में रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। अभी थोड़ा ध्यान से देखिए,
रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, आपके पास कोई मशीन पड़ी थी, उसकी आपने रिपेयरिंग पे पैसा खर्च किया, तो उसको आपको मशीन खाते में डीआर नहीं करना चाहिए था। ये एरर भी प्रिंसिपल एरर है, क्योंकि रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उसे भी आपने कैपिटलाइज कर दिया, ये भी प्रिंसिपल एरर है। चौथे में है मोहन से प्राप्त पैसा आपने सोहन के खाते में जमा कर दिया, इसमें आपने गलत अकाउंट चुना है, गलत अकाउंट सुना है या कहें चुना है, रॉन्ग अकाउंट। तो ये आपका जो एरर होगा ये आपका वो वाला है कमीशन एरर, जिसको अपन बोलते हैं हिसाब वाली अशुद्धि, तो ये उसमें जाएगा। बाकी सारे प्रिंसिपल एरर थे। और लास्ट क्वेश्चन आता है आज का, ओहो काफ़ी बड़ा है। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए कॉलम बी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका फॉर्मूला है COGS का। तो चलिए बिना ज़्यादा सोचे मैंने इसको पहले को डी से मिला दिया। सेकंड कहता है डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, कि ट्रायल बैलेंस का जो अंतर है कभी कभी वो पूरी तरह से भाग चला जाता है उसमें, जैसे कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 बोलना चाहिए था, अगर पूरी तरह वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमने गलत अमाउंट एंटर किया है, गलत अमाउंट एंटर किया है, या एक एरर होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर में जैसे अपने को लिखना चाहिए था 5461 और अपने ने लिख दिया 1645, तो इससे जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो डिफरेंस एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल होता है। तो ये ट्रांसपोजिशन एरर है, यानी रॉन्ग एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी है, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया है कहने का मतलब। थर्ड है ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिटेड इन रिकॉर्डिंग, कि अगर आपसे कोई ट्रांजैक्शन पूरी तरह से रिकॉर्ड में छूट जाए तो ये होता है आपका एरर ऑफ ओमिशन, भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन। परचेज अकाउंट डेबिटेड इन केस ऑफ फर्नीचर परचेज, आपने फर्नीचर खरीदा और ऑर्डिनरी परचेज को डीआर कर दिया, तो ये प्रिंसिपल एरर है कि आपके नियम कायदे क्लियर नहीं है। नेक्स्ट इज वन एरर न्यूट्रलाइज अदर, अगर एक गलती दूसरी गलती को दबा दे तो वो कॉम्पनसेंट्री एरर होता है, प्रतिपूरक अशुद्धि होता है, कि जैसे आपने परचेज बुक का टोटल ज़्यादा लगा दिया, एट द सेम टाइम सेल बुक का टोटल भी ज़्यादा लगा दिया, तो दो एरर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और आपका ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएगा। और डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, मेरे सारे मैच हो गए हैं, अगर ये सारे मैच ना भी होते तो 3-4 के मैच से अपन बाकी बचे कुछ मैच कर पाते हैं। अगर आप देखें तो मेरा फर्स्ट जाके मैच हुआ है डी से, फर्स्ट मैच हुआ है डी से, तो ए और डी ऑप्शन रेस में है। सेकंड था डिफरेंस, मान लीजिए मुझे सेकंड में बहुत डाउट है तो कोई बात नहीं, मुझे 6 तो पता ही है कि जो छठा ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है वो सस्पेंस में जाता है, तो 6 जाके मैच होगा ए से। अगेन ये 6 और ए यहाँ पे दे रखा है। फिर मुझे जिस पे और श्योर है कि एक एरर जहाँ दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे तो कॉम्पनसेटिंग एरर है, तो 5वां जाके मैच होगा बी से, 5वां जाके मैच होगा बी से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी टफ सेट किया गया है, अभी तक भी बात नहीं बैठ रही। चौथा है परचेज अकाउंट डेबिटेड, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो 4 जाके मैच होगा एफ से। अब जाके मेरा बैठ गया है, अभी तक तो ए भी रेस में था, लेकिन अब अगर मेरे को 3 और 2 नहीं भी आते तो अभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो डी इसका आंसर रहने वाला है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मैचिंग करने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 100 वीडियोस बनाने वाला हूँ स्कूल लेक्चरर कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए, जो RPSC के लिए इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंट स्टेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप डेफिनेटली इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।